नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में एक छोटे से अंतराल के बाद ज्योतिर्मय से हरिमोहन जी। ये ऐसा चेहरा है जो तर्कों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर और वो अंदर की बातें बताते हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल स्थितियां हो, चाहे भारत के अंदर की हो। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भैया। आपने मुझे दोबारा मौका दिया, इतने लंबे टाइम बाद मैं दोबारा से आया। थैंक यू। स्वागत। हरिमोहन जी, आज आपको लेके चलता हूं बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश में आप सबको पता है कि 12 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन है या मजाक है या साजिश है या कोई ट्रैप है। ट्रैप बांग्लादेश के लोगों के लिए भी हो सकता है, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हम जियो पॉलिटिकल स्थितियों पर भी जब बात करते हैं तो प्रारब्ध के इस मंच पर मेरा ये प्रयास रहता है कि इसमें मेरा क्या, यानी भारत का क्या। अगर मंगल ग्रह पर भी कोई चिड़िया उड़ रही हो तो मैं उसके पर गिनते समय ये देखूंगा कि मेरा क्या। तो बांग्लादेश में 12 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। ये ट्रैप है, किसके लिए है, शेख हसीना का क्या होगा, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है, ये सारी बातें धीरे धीरे क्रम में आ जाएंगी। हम जाने जियो पॉलिटिकल स्थितियां तो अच्छा है, लेकिन क्या बांग्लादेश में भारत फंस गया है? क्या बांग्लादेश में भारत को फंसा लिया गया है? क्या बांग्लादेश खुद इतना कैपेबल है कि उसने भारत के खिलाफ ट्रैप किया है, या बांग्लादेश किसी हाथ की कठपुतली है? बांग्लादेश एक छोटा गेम है, बड़ा गेम है, क्या है? क्योंकि हमारे जहन में यही चूरन कांग्रेसी सरकारों ने डाला कि बांग्लादेश आपका मित्र है। आज जब हम हिंदुओं की हत्याएं देखते हैं वहां पर, तो ये कोई नया मामला नहीं है। तो 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान हमें बांग्लादेश के रैपर में और भारत के मित्र के रैपर में परोसा गया, लेकिन हकीकत ये थी कि हिंदू कभी भी वहां सुरक्षित नहीं थे। और यही स्थिति है कि हिंदू घटते 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 आज 1 करोड़ 31 लाख हिंदू केवल बांग्लादेश में बचे हैं, और वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आज 2014 के बाद जब भारत में एक नई दृष्टि की सरकार और नई विदेश नीति दिखाई देती है, ऐसे में बांग्लादेश अचानक क्यों बहक रहा है? और सबसे खास, बांग्लादेश बहकता है तो भारत में एक पूरा गिरोह है जो कहता है कि भारत में भी बांग्लादेश होना चाहिए। क्या है ये सब? आइए सीधे चलते हैं हरिमोहन जी के पास। हरिमोहन जी, ओवर टू यू प्लीज। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस इतने बढ़िया टॉपिक पर मुझे बोलने का मौका दिया। कारण उसका ये है क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं कई बार क्या होता है, सवाल जवाबों से जो डिस्कशन निकल के आती है वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली वन मैन आर्मी या वन मैन शो की फॉर्म में अगर की जाए। ये सवाल जवाब होते हैं तो आप जो जिस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया इशू को, सिचुएशन को देखिए। जिस समय पर भारत और पाकिस्तान अलग हुए और आजाद हुए, उस सिचुएशन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उस समय पर भी भारत की एक स्ट्रेंथ को हमें गुलाम रखने वाले, बनाने वाले और जो गुलाम बनाकर छोड़ मतलब वो यहाँ से जा रहे थे अंग्रेज, उनको हमारे भारत की एक स्ट्रेंथ पता थी। जब विंस्टन चर्चिल ये कह रहा था कि ये भारतीय हैं, खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, आज़ाद होने के बाद ये स्टेबल कंट्री नहीं बन पाएंगे, सब चीज़ें, लड़ेंगे मरेंगे गोबर के नाम पर, और पता नहीं क्या क्या, उसका एक स्टेटमेंट है और बड़ा खतरनाक और बहुत ही हेटफुल स्टेटमेंट है इंडिया के लिए। और ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके दिमाग में भारत के नाम की एक नफरत थी। इसे नफरत को इस तरीके से देखा जा सकता है कि उसे भारत एज अ पीस ऑफ लैंड तो बहुत पसंद था, लेकिन इंडियंस जो उसके सिटीजन्स थे उससे नफरत थी। और उससे नफरत के पीछे का रीजन कोई ऐसा नहीं था कि मतलब यहाँ की शक्ल या कुछ भी नहीं। यहाँ की जो हमारे हिंदुओं में, खासकर हिंदुओं में, आई रिपीट, हिंदुओं में एक नेचर है कि वो अगर लॉजिक ना हो तो वो एक बार को अपने भगवान की भी नहीं सुनेंगे। तर्क के आधार पर कसने के बाद ही हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं, ये पक्की बात है। और वो तर्क, यही कारण है कि उस तर्क के चलते हम भगवान की भी कई बार परीक्षा ले लेते हैं। और उसके पीछे का रीजन है, और यही रीजन है कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थों के अंदर जब तक उस शास्त्रार्थ में कोई चीज सिद्ध ना हो जाए तब तक हम उसे नहीं मानते। ये नेचर है।
बीच में अंग्रेजों ने और फिर उससे पहले मुगलों ने या इस्लामिक शासकों ने हमारे को देखो, हारे हुए का अपना कोई वजूद नहीं होता, लेकिन उस हारे हुए के वजूद को भी अगर देखा जाए तो उस वजूद के ऊपर दावा रखने वाला कि ये मेरी चीज है, ये मेरी जगह है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी, वो राम जन्म स्थान तोड़ा जाता है और उस मंदिर को तोड़ने के बाद मस्जिद बनाई जाती है, तो तुलसीदास जी उसकी थड़ी पे बैठकर रामचरितमानस लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो एक दावा था कि भले ही मैं हार गया हूं, लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि मेरा प्रभु यहां पैदा हुए थे और आज नहीं तो कभी ना कभी ये जरूर बनेगा। और उस तर्क के आधार पर ही, अब यही तर्क जो है हमें जिंदा रखता है, और अंग्रेज जो हैं इससे डरते थे। इसलिए जब उन्होंने विभाजन किया, तो जिस मुस्लिम लीग ने विभाजन को स्वीकार, मतलब जिस मुस्लिम लीग की वजह से विभाजन हुआ, उसकी जन्मस्थली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, और यूपी के अंदर उसको सबसे ज्यादा सीटें भी मिली हुई थी, बहुत अच्छी खासी संख्या में सीटें थी। लेकिन फिर भी यहां पर जो है पाकिस्तान या फिर यहां पर कोई इस्लामिक देश बनाने की जगह मुस्लिम लीग की डिमांड मानने की जगह, भाई सीधी सी बात है भैया, एक छोटा सा लॉजिक है। पाकिस्तान मांगा ही उन लोगों ने था जो अपन कहते थे कि हम यहां पर माइनॉरिटी में हैं, लेकिन पाकिस्तान बना उन इलाकों में जहां मुसलमान पहले से मेजॉरिटी में थे। अब इसका मतलब ये कि मेजॉरिटी को अलग करने का सीधा मतलब ये था कि पाकिस्तान के नाम पर जो बेवकूफ बनाया गया भारत के अंदर मुसलमानों को, उसका मजा केवल और केवल अंग्रेज ले गए, और जानबूझकर दो पार्ट्स बनाए गए, एक पूरब में एक पश्चिम में, और इन दोनों जगहों के, इन दोनों को भी कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर्म में रखा गया, ताकि ना तो पाकिस्तान मजबूत हो पाए ना भारत मजबूत हो पाए। अब मुझे एक चीज, छोटा सा लॉजिक समझा दीजिए। हम बड़ा अपनी आपकी पीठ थपथपाते हैं और कि भाई हमने गजब काम कर दिया था कि पाकिस्तान के को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया। भैया छोटी सी एक बात, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी 1971 से पहले? इलीगल माइग्रेशन। इससे ज्यादा हमारी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हम लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें हम ये पता कर पाएं कि ये बांग्लादेशी है और ये भारतीय है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जिससे हम ये कह पाएं कि ये जो बांग्लादेश है, सॉरी, ये जो बांग्लादेशी हैं ये वापस अपने देश में चले जाएं। और हमारे पास बाढ़ लगाने से लेकर कोई सिस्टम नहीं था, वो आज भी समस्या है। प्रॉब्लम ये थी कि उसमें दो पार्ट्स थे, दो डायमेंशंस थे। एक डायमेंशन था कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट रहता, इमेजिन करके देखिए, इमेजिन ये करके देखिए कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट रहता, शेख मुजीबुर रहमान जेल में रहता, तो पाकिस्तान वाले बांग्लादेशियों से लड़ रहे होते, ना भारतीयों, ना कि भारतीयों से। यानी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा होता। हमारे प्रॉब्लम जो थी वो माइग्रेशन की थी। असलियत में हमने बांग्लादेश की उस बेसिक आइडियोलॉजी को देखा और ये समझा कि भाई अल्टीमेटली वहां पर एक तरफ इस्लामिक शासक हैं, दूसरी तरफ वो है जो अपने आप को बंगाली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी वर्सेस बंगाली आइडियोलॉजी में, बंगाली आइडियोलॉजी जो थी उसको हमने सपोर्ट किया। लेकिन हमने क्या किया, वहां एक वॉर के बाद पाकिस्तान को एक तरीके से भगाकर हमने वो मुसीबत मोल ले ली, और बांग्लादेश पहले दिन से हमारे लिए एक सरदर्दी बन के रहा। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो था, बांग्लादेश बनने के बाद भारत का सगा था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, और वो था भी नहीं। उसके बाद ये हुआ कि जब उसको मारने के बाद दूसरी इस्लामिक शासक वो मतलब दूसरी फोर्सेस आ गई, इसका मतलब इस्लामिक फोर्सेस जो बांग्लादेश में ऑलरेडी मौजूद थी वो कमजोर नहीं हुई। तो जिस लड़ाई में पाकिस्तान को फंसना चाहिए था, जिस लड़ाई में पाकिस्तान की फौज को फंसना चाहिए था, उस लड़ाई में भैया सोच कर देखिए, जिस लड़ाई के अंदर भारत को यहां से ट्रेनिंग देकर मुक्ति वाहिनी को वहां पर लड़ते रहने देना चाहिए था, भारत ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देके वहीं पर मरते रहना देना चाहिए था। वहां हुआ क्या,
वहां पर हमने उसे अलग करके पाकिस्तान जो वहां पर एक युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ देश था, उसे बाहर खड़ा करके एक पार्टी बना दिया और बिल्कुल। भारत खुद भी एक पार्टी बन गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश के बैटलफील्ड में लड़ रहा होता, अब पाकिस्तान जो है दो पार्ट्स में टूट गया, हमने पीठ थपथपाई, लेकिन हुआ ये पाकिस्तान अब वहां पार्टी बन गया। आप 1971 के बाद भारत की जो समस्याएं हैं उनको अगर एक बार उठाकर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। बांग्लादेश के अंदर जब जब आवामी लीग के अलावा कोई भी पार्टी आई, उसने भारत के खिलाफ जितने भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज हैं उनको हवा देने का काम किया। यानी एक अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास थी कि बांग्लादेश में इंसर्जेंसी क्रिएट करके हम पाकिस्तान को वहीं उलझाए रखते, हमने क्या काम किया, बांग्लादेश को तोड़ के अलग देश बनाया और अलग देश बनाने के बाद पाकिस्तान को वहीं उलझाने की जगह हमने खुद एक पार्टी बन गए और अपने लिए एक सरदर्दी मोल ले ली। वहां से हमारा डायलेमा शुरू होता है। बिल्कुल। और वहां से वो जो बांग्लादेशी पावर थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गेम खेलती है। जब जब आवामी लीग आती है तब तक हम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते, लेकिन क्या ये शेख हसीना बहुत बढ़िया तरीके से भारत की सगी थी? आंसर है नहीं। कोई सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही वहां नहीं, पर इतिहास शेख देखें। हसीना केवल पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। हम बिल्कुल केवल सही। इतना तो कंफर्ट थे कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लेकिन क्या वो चाइना के अगेंस्ट थी? आंसर है नहीं। उसने पूरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना को वहां पर डोमिनेट करवाए रखा, वहां पर कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर बिठाए रखा। नतीजा उसका क्या था? नतीजा उसका ये हुआ कि वो डोमिनेट, हम वहां पर अभी भी एक स्ट्रेटेजी के अंदर वो हमसे बार्गेन करती थी, लिटरली ब्लैकमेल बार्गेन, कह और सकता हम हूँ, उसके मैं तो इसको बार्गेन के ब्लैकमेल अंदर कह फंसे सकता हूँ। रहते थे। मैं तो इसको उसके ब्लैकमेल बाद कहूंगा। दूसरा और एक चीज, हाँ जी, मैं तो इसे ब्लैकमेल कहूंगा हरिमोहन जी, वो ब्लैकमेल हाँ करता रहा बांग्लादेश। और एक चीज जरा दर्शकों के लिए और इजी कर दूं, आज पाकिस्तान बलूचिस्तान में जिस तरीके से उलझा हुआ है, अगर 71 में हमने अपने लिए एक तमगा हासिल नहीं किया होता कि हमने दो टुकड़े कर दिए, तो आज पाकिस्तान के पास दो बलूचिस्तान होते, दो बलूचिस्तान एग्जैक्टली। होते। जी। अब इसका दूसरा पार्ट, पूरी दुनिया जो हमारी दुश्मन बनी वो पूरी दुनिया दुश्मन नहीं बनती, और हम एड़ा बन के पेड़ा नहीं खाते। मतलब एड़ा बन के बिल्कुल। पेड़ा खा रहे होते कि जी हम तो जी कमजोर हैं, क्या करें, और हम एक पार्टी मजबूत होते और हमारे साथ अमेरिका भी बहुत बढ़िया तरीके से कॉपरेट कर रहा होता। अमेरिका इंदिरा गांधी को दुश्मन नहीं मानता, भारत को दुश्मन नहीं मानता, और हम अगर वहां पर वेल प्लेड कर रहे होते। खैर मुझे इसमें गालियां पड़ने वाली हैं बहुत सारी, मैं जानता हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आदत पड़ गई है ना भैया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट समझिए। हमें उसके बाद बांग्लादेश में केवल और केवल ब्लैकमेल किया गया। जब जब खालिदा जिया सरकार आई, बांग्लादेश में इस्लामिक फोर्सेस और पाकिस्तान मजबूत हुआ और हम हमेशा प्रॉब्लम में रहे। जब जब शेख हसीना सरकार आई, हमें चाइना से निपटना पड़ता। हम शेख हसीना सरकार में थोड़े से कंफर्टेबल होते कि हम सिर्फ चाइना के अगेंस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल, मतलब वो ट्रेड के मामले में थोड़ा सा झेल पा रहे हैं। इसके अलावा हमें बांग्लादेश से कोई सुख नहीं मिला। उसके बाद एक पार्ट और था, एक पार्ट ये था कि भैया एक बात बताइए, यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की मेरे को एक वो पॉलिसी याद आ रही है कि यार ये बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में क्यों घुस रहे हैं। तो सॉल्यूशन बताया गया, रीजन बताया गया कि यार असलियत में ये इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में गरीबी है। अब बांग्लादेश में गरीबी है तो बांग्लादेश के अंदर ही अगर हम इनको रोजगार दे दे तो क्या ये भारत के अंदर एंटर करेंगे? कि नहीं जी नहीं करेंगे। सोच कर देखिए, इंडिया ने अपनी थाली में से उठाकर रोटियां, टेक्सटाइल वाली पूरी इंडस्ट्री बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दी। जो ये बांग्लादेश आज के दिन चौड़ा हुआ फिर रहा है कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर टेक्सटाइल के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं और वो सब चीजें। भैया एक बात बताओ, यहां से इंडिया टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का एक बॉस की फॉर्म में चाइना से कंपैरिजन कर रहा था, वो टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दिया। ठीक है, बांग्लादेश में हालांकि इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ, हमारे यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड्डे में चला गया। यार हमारे यहाँ की फाइबर, हमारे यहाँ का, ठीक है, बहुत सारी मैनेजमेंट वाली लेबर हमारे यहाँ की, पैसा कमा रहा है बांग्लादेश। नो डाउट उससे कुछ असर ये हुआ कि कुछ माइग्रेशन में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन क्या कमी आई? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं आई।
अरे भाई वहां असलियत में वहां से भगाने वाले जो लोग थे बांग्लादेशियों को, वो कोई इकोनॉमी के मास्टर्स नहीं थे। उनके लिए असलियत में जिहादियों की एक फौज भेजी जा रही थी भारत में लगातार, और भारत सरकारें खासकर 4 से 14 वाली सरकार तो उनको वेलकम कर रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल। यहां अब इस चीज को अब दूसरे फॉर्मेट में, यानी हमारे पास बांग्लादेश, हमने अपनी थाली की रोटी उठाकर भी उनको दे दी कि यार ये अपने घर में सुखी रहे, हमें परेशान करने ना आए। लेकिन क्या वो परेशान करने आए? तो आंसर है हाँ। अब उसके खूब बाद आए। क्या? उसके बाद ब्लैकमेल किया गया कि साहब नहीं, खूब इतने की। से संतुष्टि नहीं होगी, थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, थोड़ा और दो। यहां तक कि याद करिए, अब ये शुक्र मानिए कि बांग्लादेश के अंदर यूं नहीं कहा गया जैसे एक वो आईएएस कह रहा था कि बामणों को अपनी बेटी भेजनी पड़ेगी तब जाके मैं संतुष्ट होऊंगा। ये बांग्लादेशी भी यही कहने वाले थे, क्योंकि हम हम्म। अगर किसी को खुश कर रहे हैं तो वो खुशी खुश करने का एक स्टेज वही होता है कि अपने घर की इज्जत भी दे दो, तब मैं संतुष्ट होऊंगा नहीं होगा तब बताऊंगा, अभी नहीं हूं। वही चीज बांग्लादेश के साथ आ चुकी थी। अब भैया इसका अच्छा, दूसरा एक पार्ट, चीज। अगला पार्ट, एक अच्छा। लास्ट लास्ट लाइन। हाँ, हाँ। हम उस ट्रैप में थे और हमें वो एक स्टेटस क्यू मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी पड़ रही थी, हम्म। जिसमें इस्लामिक फोर्सेस खत्म नहीं हुई थी। इसमें क्या नाम है, अच्छा मजे की बात ये, शेख हसीना ने भी कभी भी पाकिस्तान को विलन नहीं बनाया। शेख हसीना ने कभी भी उन एट्रोसिटीज को अपने स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया। शेख हसीना ने कभी भी रेडिकल इस्लाम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। शेख हसीना ने सिर्फ पॉलिटिकल विंग्स जो थी उनको तो कमजोर किया, लेकिन कभी भी वैसे इस्लामिक जो रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस उन्हें कमजोर नहीं किया। आज जो हम भुगत रहे हैं वो शेख हसीना के उस दोगलेपन का ही नतीजा भुगत रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा बल्कि उनको हवा देते रहे। आज ये सिचुएशन जो आ रही है वो इसी वजह से, ठीक। लिटरली। अब आ जाते ठीक। हैं हिंदुओं के मामले में भैया, ये चीज मेरे हिसाब से कि अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब बंगाली आइडेंटिटी वर्सेस इस्लामिक आइडेंटिटी की जो लड़ाई थी किसी टाइम पर, वो हो गई खत्म। क्योंकि बंगाली तो हम हैं ही और मुसलमान हैं, और वो हम्म, उर्दू सीखो ना सीखो कोई बात नहीं, अब वो डाइल्यूट हो गया। अब वो वो नहीं डाइल्यूट चलता। हो गया। अब प्रॉब्लम बंगाली आइडेंटिटी वाला इशू डाइल्यूट हो गया, इस्लामिक आइडेंटिटी डोमिनेट कर रही है। भाई तुमने 50 साल पहले जो किया था, आज उसका रिपरकेशन क्या है? जिस फोर्स को, जो फोर्स पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और पाकिस्तान जिससे लड़ रहा, जिस फोर्स को अपने साथ लेके बंगालियों पर अत्याचार कर रहा था, असलियत में वो फोर्स दोबारा मजबूत हुई है, और तुम्हारे वाली जो 50 साल में फोर्स थी बंगाली आइडेंटिटी वाली, वो खत्म हो गई है। आज ठीक जो बात। परिणाम आए हैं 2024 में भैया, वो उसी चीज के रिटर्न में आए हैं। इस चीज को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अब हम कहां बिल्कुल। खड़े हैं जी? एक चीज बस, मैं केवल इसमें एक चीज जोड़ूंगा। आपने जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने का वो पूरी केमिस्ट्री जिस तरीके से आपने बांची है ना, इतिहास, वो मुझे लगता है कि दर्शकों आप तक एक नई दृष्टि लेके गई होगी कि हमने वाकई 71 में क्या किया। हमने तमगा लिया या एक मुसीबत ली। बहरहाल 2014 के बाद शेख हसीना की गद्दी जाने तक स्थितियां वही थी। हम ब्लैकमेल तब भी हो रहे थे और खाली हमसे पैसे लेते रहो, हमसे पैसे लेते रहो, ये करते रहो। लेकिन अचानक बांग्लादेश में ट्विस्ट क्यों कराया गया? यूनुस को क्यों लाया गया? ये तो साफ है, यूनुस को लाया गया, शेख हसीना को हटाया गया। क्यों? बांग्लादेश को और वोलेटाइल क्यों बनाया गया भारत के खिलाफ? किसको ये डर है? क्या है स्थितियां वहां पर? मैं खाली इसको ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अब देखिए लास्ट आपका ये जो क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा, टीचर हो ना, घुमा फिरा के जो मतलब बातें करके पूरा सिनारियो समझाने के बाद पॉइंट पे आते हैं कि पहले पूरा पूरा सिनारियो समझो, क्योंकि दुनिया यस और नो में लगता है उन्हें चलती है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं, बहुत कुछ होता है जो समझना होता है। अब हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, अब यूनेस को क्यों लाया गया? हमें ये चीज पता चल चुकी, पूरी दुनिया को ये चीज समझ में आ चुकी है। जो हम आज टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं या मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज अमेरिका को 2015-16 में क्लियर हो गई थी। ट्रंप के साथ मोदी ने जिस तरीके से डील किया, मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप को हैंडल किया और धारा 370 एक सेकंड में हटा दी, तैयारी के, ऐसी तैयारी के साथ कि जा हटा। आर्टिकल 370 कश्मीर में हटना पूरी दुनिया के लिए एक शॉक वेव था
खासकर अमेरिका के लिए कि भाई ये जिस इंडिया को हम दोस्त या जो भी समझ रहे हैं वो दोस्त नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में तैयारी कर रहा है। यही रीजन है बाइडन ने आकर क्वाड के मामले में इंडिया के साथ बहुत ज्यादा से अच्छे रिलेशंस नहीं रखे, क्योंकि इंडिया की ताकत एक बार को देख चुका था कि जिस तरीके से बैंकिंग रिफॉर्म्स किए हैं, टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं और हाईवेज से लेकर हर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किए हैं, इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि इंडिया अब इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो हम लोगों को लगता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अमेरिका को समझ में आ गई थी। यही रीजन है अमेरिका जब सेंट मार्टिन आइलैंड मांगना शुरू करता है 2023 के आसपास, तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी ये थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड में अगर मेरी प्रेजेंस होगी, क्योंकि पूरे बे ऑफ बंगाल में अमेरिका कहीं प्रेजेंट नहीं है, अगर सेंट मार्टिन आइलैंड में प्रेजेंस होगी तो एक तरफ चाइना जो म्यांमार ट्रांस म्यांमार कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, सीपैक की तरह ही वहां पर भी एक एम्पैक्ट टाइप का है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर लगाम लगेगी। दूसरा, एक क्रिश्चियन स्टेट बनेगा चिन लैंड वाला, यहां से चटगांग वगैरह से शुरू होकर और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तक, और उसमें म्यांमार वाला हिस्सा भी होगा, अराकान का पूरा, जिसमें क्रिश्चियंस होंगे। ये पूरा क्रिश्चियन स्टेट सेंट मार्टिन आइलैंड होगा, क्रिश्चियन स्टेट बन चुका होगा। बांग्लादेश तब भी बांग्लादेश जो है वो अमेरिका के अंडर में, किसी सरकार के अंडर में होता। अभी यूनेस्को मतलब शेख हसीना को बाय फोर्स भगाया गया, उस टाइम पर बाय फोर्स ना भगाकर शेख हसीना को बड़े कंट्रोल्ड मैनर में अपने कंट्रोल में रखा जाता है, एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में अपने कंट्रोल में रखा जाता है। शेख हसीना को निकलना पड़ा तो मोहम्मद यूनुस को भेजना पड़ा, उसके बाद शेख हसीना को पार्टी से ही आउट कर दिया और बीएनपी सरकार को बुला दिया। वो एक अंदर की पॉलिटिक्स है, लेकिन अब जो भी सरकार आएगी वो एंटी इंडिया होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो प्रो पाकिस्तान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अमेरिका और चाइना की कठपुतली होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें और आपको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश के अंदर आज के दिन चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान तीनों के तीनों एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हैं। ये फैक्ट है और ऐसा होता है कि दो पावर्स कभी भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होती। इंडिया रशिया बहुत अच्छे दोस्त थे और इंडिया पाकिस्तान खतरनाक दुश्मन थे, लेकिन जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, कब्जा किया, तो उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान, रॉ और आईएसआई दोनों एक साथ मिलकर यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे अफगानिस्तान में। यह ऐसा होता है, तो जियोपॉलिटिक्स में इंटरनली ऐसा खेल होता है। तो इस समय पर चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों मिलकर बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ एक पावरफुल तरीके से खड़े हैं। हमारे वो जो कॉरिडोर्स हैं, चाहे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया और भी दूसरी जो कमजोरियां हैं, वहां पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा पार्ट और है। ये दूसरा पार्ट पाकिस्तान वाला है। याद कीजिए 1971 के बाद पाकिस्तान, 1971 से पहले पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी। 1971 से पहले पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था, जो इकोनॉमिकली एक जिसे कहते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन में था, अच्छी सिचुएशन में था, और पॉसिबली वो धीरे धीरे जो है पाकिस्तान को डोमिनेट करता चला जाता। लेकिन हुआ ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, वो जो शेख जो क्या ना उसका क्या ना, जियाउल हक के टाइम पर जानबूझकर पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन किया गया, ताकि एक ऐसी फौज तैयार की जाए, ऐसी जनरेशन तैयार की जाए जो इस्लाम के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार हो, और उन लोगों को वहां से रिक्रूट करके इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करवा के उसी फोर्सेस को अफगानिस्तान भेजा जा सके और उसी फोर्स को कश्मीर भेजा जा सके। वो जनरेशन होनी जरूरी है। मिडिल क्लास में वो जनरेशन निकलती नहीं है। वो जनरेशन हमेशा से ऐसी अनपढ़ जनरेशन में से निकलती है, बाद में वो पढ़े लिखों में ट्रांसफर होती है।
अब बांग्लादेश के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस जानबूझकर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्रिएट किया गया। हम लोग खुश हो रहे हैं कि बांग्लादेश कंगाल हो गया। असलियत में उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंगाल किया गया है ताकि भूखी नंगी एक जनरेशन खड़ी हो। एक पूरा का पूरा 20 करोड़ का 15 करोड़ का एक देश भूखे नंगों का हो, ताकि उन भूखे नंगों एक देशों को अल्ट्रा लेवल रेडिकलाइज किया जा सके। और साफ जब दिखाई दे उन्हें रहा अल्ट्रा लेवल रेडिकलाइज करोगे तो वहां से रिक्रूटमेंट्स जिहादियों के किए जा सकें, और वो जिहादियों के रिक्रूटमेंट्स इंडिया बांग्लादेश के पोरस बॉर्डर में से अंदर ट्रांसफर हो और इंडिया के अंदर अटैक कर सकें या इंडिया के लिए एक सरदर्द बन सकें। पाकिस्तान फ्रेजाइल हो चुका है, पाकिस्तान के पीछे तालिबान खड़ा हो चुका है, पाकिस्तान ईरान से लड़ाई में उलझ चुका है, बांग्लादेश से इससे क्या नाम है बलूचिस्तान में लड़ाई में उलझ चुका है, और खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई में उलझ चुका है, कश्मीर में लड़ाई में उलझ चुका है। पाकिस्तान एक उतना ज्यादा पावरफुल स्टेट इंडिया के अगेंस्ट नहीं बचा जितना कि अमेरिका को चाहिए था। पाकिस्तान अपनी लड़ाइयों में उलझ चुका है। अब इंडिया के अगेंस्ट लड़ाई में बांग्लादेश को खड़ा करना जरूरी है। तो बांग्लादेश को इस तरीके से खड़ा करने की कोशिश की गई है कि अब तक जो लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर वो सिचुएशन, वो ताकत नहीं बची, और पाकिस्तान खुद कंफ्यूज है चाइना और अमेरिका के बीच में, और यहां तक कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका की लड़ाई के अंदर उलझ चुका है। और उससे बड़ी बात कि भैया पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट बैटल्स में अब उलझने वाला है। यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, टर्की, ये पूरी बैटल जो वो तो होगी, पैसों के चक्कर में पाकिस्तान जो है वहां उलझेगा। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए एक फोर्स चाहिए ना, वो फोर्स कहां से खड़ी होगी? वो फोर्स खड़ी होगी बांग्लादेश से। अब सस्ते सैनिक जो 1000-2000 रुपए में किसी का मर्डर कर दे, वो कब होगा? वो तब होगा जब एक भूखों की फौज खड़ी होगी, और उसमें जो थोड़े से भी ट्रेंड माइंड होंगे उनको बहुत कम पैसों के अंदर। भैया सोच कर देखिए, एक आतंकवादी अगर 15 लाख रुपए में खड़ा हो जाता है, यानी 15 लाख रुपए लेके अगर वो इंडिया में घुस के मरने मारने को तैयार हो जाता है ताकि उसके घर वालों को 15 लाख रुपए मिल जाएं, तो अब आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कि वो फोर्स कितनी बड़ी खड़ी कर सकते हैं भूखे नंगे बांग्लादेशियों से। तो ठीक है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, लेकिन पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान, एक मतलब एक खतरनाक पाकिस्तान बांग्लादेश में दोबारा से उठ खड़ा हुआ है, और हमारे लिए वो चैलेंज है। अब चैलेंज ये है, चैलेंज अपने बॉर्डर सिक्योर करना नहीं है, उससे बड़ा चैलेंज ये है कि वहां उस पाकिस्तान के लिए जो बांग्लादेश में बन चुका है, बांग्लादेश में कौन सा बलूचिस्तान बनाएंगे, बांग्लादेश के अंदर कैसे खैबर पख्तूनख्वा खड़ा करेंगे, या बांग्लादेश में क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पहले ही काफी ज्यादा इंसर्जेंसी कई जनरेशंस तक या 2 जनरेशंस तक झेल चुके हैं। मुद्दे ये नजर आ रहा है बांग्लादेश में। जी बिल्कुल। और हरिमोहन जी, जो दृश्य आपने अभी प्रस्तुत किया है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। और एक चीज दर्शकों बड़ा साफ है, आपके दुश्मन तभी होते हैं ज्यादा संख्या में, और आसपास जब दुश्मन आपके, जैसे कहते हैं ना, जब मोहल्ला जलने लगे, गांव जलने लगे, पटीदारी जलने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपका घर, आपका खानदान बड़ा अच्छा कर रहा है। लेकिन उसी के साथ ये मुसीबतें हैं, ये आती हैं, ये परेशानियां आती हैं। मुझे लगता है कि ये चर्चा जो आज हमने किया है, इसको मैं भाग प्रथम बोलूंगा, एपिसोड 1 बोलूंगा, जिसमें हरिमोहन जी ने आपके सामने समस्या रखी है कि बांग्लादेश अब जो तैयार हुआ है हमारे लिए, कैसे वापस एक दूसरा पाकिस्तान तैयार किया जा रहा है। तो ये था समस्या। और जैसा कि आप जानते हैं हरमोहन जी, कि प्रारब्ध के मंच पर समस्या के साथ साथ हम समाधान पर भी जरूर बात करते हैं, लेकिन समय का भी हम ध्यान रखते हैं कि हमारे दर्शकों के पास आराम से पहुंचे कंटेंट, उसे वो देखें। तो अगली बातचीत दर्शकों बांग्लादेश पे ही, हरिमोहन जी के साथ ही। ये रही एपिसोड 1 में समस्या, एपिसोड 2 में हम लेके आएंगे समाधान, और भारत के लिए क्या बांग्लादेश में आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है, और अगर है तो कुआं भी कैसे दुरुस्त होगा और खाई को भी कैसे पाटी जाएगी, इसकी बातचीत एपिसोड 2 में। आप सभी के सामने ही मैं हरिमोहन जी से निवेदन करता हूं कि इसके दूसरे एपिसोड की चर्चा के लिए हमें समय जरूर दीजिएगा। तो कल वो चर्चा आपको देखने को मिलेगी, अगर हरिमोहन जी ने
अपनी व्यस्तता में से हमें समय दे दिया तो मैं पूरी कोशिश चर्चा करूंगा, अगर ये डिस्कस करेंगे। और आपने मेरे को ये इस टॉपिक पे बोलने, मैं अपने चैनल पर डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि सवाल नहीं पूछ रहा था। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये एक अलग एंगल की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अमनीश और हरिमोहन जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।